हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 11th। यही टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। तो जहां पर कल क्लास छोड़ी थी वहीं से आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन दे रहा हूं मैं आपको, एक बार पहले स्क्रीन देख लें। ये कल का टॉपिक आपके सामने है। तो कल हमने डिस्कस किया था, क्विक रिकैप पर हम बात कर रहे थे। हमने तेजी से चैप्टर की ब्रीफिंग की थी, क्या क्या टॉपिक है इस चैप्टर में वो बताया था। फोर्थ लेवल पे आते हैं। फोर्थ लेवल पे हम एक फॉर्मूला मैप पे डिस्कस करते हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस 11th का चैप्टर, जितने फॉर्मूले इस चैप्टर में है उन सब को लेकर के मैंने एक फॉर्मूला मैप तैयार किया है। तो एक बार पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या फॉर्मूले आपको देखने पड़ेंगे इस चैप्टर को समझने के लिए, एक बार इस पे ध्यान दें। मैं स्क्रीन में इसको बिल्कुल सिंक कर रहा हूं। जितना साइज है स्क्रीन का, ये मैप पूरा कंप्लीट एक ही स्क्रीन पे शो कर रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखें, कुछ इतना है ये। तो ये कंप्लीट पेज में सारे फॉर्मूले कंटेंटेड हैं। तो एक बच्चे को बस एक ये पेज अगर वो याद कर लेता है तो चैप्टर से रिलेटेड सारे फॉर्मूले मिल जाए। तो जो फोर्थ लेवल में मैंने फॉर्मूला मैप बनाया है, ये रिलेशंस एंड फंक्शंस 11th क्लास के लिए सारे फॉर्मूलों को अपने में रखता है। एक बार मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुने। जो जो फॉर्मूले रिलेशंस एंड फंक्शंस के याद किए जाने हैं वो क्या क्या हैं देखें। नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू 2 की पावर पी क्यू, जहां पी ए का कार्डिनल नंबर है और बी क्यू का, और ए बी क्या है तो क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ए और बी दो सेट हैं जिनके ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन किया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले स्क्रीन में कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है। इसका मतलब सबसे पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करें ए और बी की हेल्प से। ए का कार्डिनल नंबर पी है, बी का कार्डिनल नंबर क्यू है, तो ये लिखा है कि ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर पी मल्टीप्लाई क्यू। एक बात और लिखी है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं, यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब जो सबसे टॉप पे फॉर्मूला लिखा है नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू 2 की पावर पी क्यू, ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे सबसेट्स की संख्या के बराबर है। यानी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर पी क्यू एलिमेंट है तो उसके जितने सबसेट होते हैं वो सभी रिलेशन। तो ये पार्ट आपको नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में आइडिया देगा। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशंस और रिलेशन से फंक्शन बनते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का कलेक्शन ये है, ध्यान दें कि किस तरह से हम ऑपरेशंस सॉल्व कर सकते हैं फंक्शंस में। दो फंक्शंस के समेशन से अगर एक नया फंक्शन बनाया जाए तो वो उन दोनों फंक्शनल वैल्यूज के सम से दिया जाता है। यही फॉर्मूला डिफरेंस पे भी लगता है, मल्टीप्लीकेशन पे भी फॉर्मूला इसी तरह से लगता है, यानी एफ इंटू जी एक्स को आप एफ एक्स जी एक्स कह पाएंगे। और डिवीजन के लिए जो रूल लगता है वो ये है, डिवीजन में डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को नॉन जीरो होना। तो इतने फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हैं तो 11th के रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर के कंप्लीट फॉर्मूले आपके पास। तो ये एक पेज में हर चैप्टर के लिए बनाता जा रहा हूं, यानी 32 चैप्टर्स के लिए ऐसे 32 फॉर्मूला मैप होंगे। अगर इन्हें याद कर लिया जाए तो मैं कोशिश करूंगा कि सभी फॉर्मूलों का एक पैकेज बने, है ना। कुछ केसेस में फॉर्मूले की संख्या ज्यादा हो सकती है, जैसे हम जानते हैं कि जब कोऑर्डिनेट आएगी तो वहां फॉर्मूलों की संख्या ज्यादा होती है। कई क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट के ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला लगा के क्विकली सॉल्व हो जाते हैं, तो उनका फॉर्मूला मैप थोड़ा बड़ा होगा। बट अगर आप ये सारे फॉर्मूला मैप रिमेंबर कर लेते हैं तो बहुत हद तक आप सवालों को जज कर पाएंगे एग्जाम में, उनको सॉल्व कर, ठीक है ना। तो चलिए, ये हमारा फॉर्मूला मैप तो डिस्कशन हो गया। अगले टॉपिक में 5वें स्टेज पे अब हमको जाना है। तो फॉर्मूला मैप के बाद 5 लेवल पे हम लोग एग्जाम्पलर की क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो 5th लेवल पे पहुंच गए हैं अब हम लोग। जल्दी से मैं एग्जाम्पलर की बुक आपको दे रहा हूँ, एक बार आप देखें क्वेश्चंस को और हम इस पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये आपकी बुक है। सीधे मैंने एक्सरसाइज को खोल के रखा है 2.3 एक्सरसाइज, मतलब एग्जाम्पलर चैप्टर 2 और थर्ड टॉपिक एक्सरसाइज। एग्जाम्पलर में किसी भी एक्सरसाइज को 1.3, 2.3, 3.3 फॉर्म में ही दिया जाता है। तो 2.3 एक्सरसाइज, जो क्वेश्चन मैंने रेड टिक किए हैं पहले फटाफट उन पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ए इज अ सेट कंटेनिंग -1, 2, 3 एंड B कंटेन्स 1 and 3। आपको बताना है A क्रॉस B क्या होगा। अब देखें, A और B पहले मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ, ये हमारी नोटबुक में आप देखें क्वेश्चन को। A दिया है -1, 2, 3 और जो B सेट है वो दिया है आई थिंक 1, 3। एक बार देख लेते हैं। B दिया है 1, 3, यस बिल्कुल करेक्ट है। B है 1 और 3। अब आपको करना क्या है एक बार जल्दी से देख लें। लेट A इज -1, 2, 3, B इज 1, 3, डिटरमाइन A क्रॉस B एंड A क्रॉस। दो क्वेश्चन में मैंने रेड टिक किया है, बाकी दो और हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे। तो पहले हम जो क्वेश्चंस मैंने टिक किए उनको देख लेते हैं। ए क्रॉस बी निकालने के लिए जब आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो पहला एलिमेंट ए से पिक करेंगे, दूसरा बी से। क्या पेयर बनेगा देखें, -1, 1, -1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1
एंड 3 3। तो ये 6 एलिमेंट लेके आपका A क्रॉस B डिफाइन। हम जानते हैं A क्रॉस B डिफाइन करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट A से और सेकंड एलिमेंट B से पिक करना हो। सेकंड क्वेश्चन पूछा था A क्रॉस A, तो ध्यान दें जब A क्रॉस A बनाएंगे तो पहला एलिमेंट भी A का होगा और दूसरा भी A। तो A का A के साथ क्रॉस कैसे होगा, देखिए -1 के साथ -1, -1 के साथ 2, -1 में 3, देन 2 के साथ -1, 2 के साथ 2 और 2 के साथ 3, फाइनली 3 के साथ -1, 3 के साथ 2 और 3 के साथ, ये आपके 9 एलिमेंट्स होंगे एक। तो इस तरह से हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक सिंपल क्वेश्चन है, केवल स्टूडेंट को ये आइडिया होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर होता है। इसे बनाने के लिए पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से लिया जाता है और दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट से। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले के 2 पार्ट करने के बाद सेकंड में भी टिक है, इसको देखें। इफ P इज अ सेट, कौन सा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं आप एक बार देख ले। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये मैंने रेड हाईलाइट कर दिया है। P is the set containing all x in such a way that x is less than 3। माने 3 से छोटे वैल्यूज पिक करने P के लिए, और ये भी लिखा है कि x नेचुरल नंबर है। तो अब 3 से छोटे नेचुरल नंबर तो भैया केवल 1 और 2 हैं, यानी P सेट में केवल 1 और Q की तरफ आइए। Q contains all x's such that x is less than 2 equal to 2 also and x is a whole number। W means whole number। तो अगर x एक होल नंबर है तो इसका मतलब 0 इंक्लूडेड, तो इसमें 0 1 2 होंगे, यानी P में 1 2 है और Q में 0 1 2। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं P और Q आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन में P और Q की वैल्यू क्या होगी देखें आप। सेकंड क्वेश्चन में P सेट है 1 एंड 2 और जो Q सेट है उसमें आपके एलिमेंट हैं 0 1 2। अब करना क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में बोलता है आप P और Q को जानने के बाद फाइंड P यूनियन Q क्रॉस P इंटरसेक्शन Q। यानी पहले आपको P और Q का यूनियन करना है, फिर P और Q का इंटरसेक्शन करना है और इसके बाद इन दोनों के बीच में क्रॉस यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये दिया हुआ है कि W सेट ऑफ होल नंबर से, खैर वो बात हम पहले से ही जानते थे। तो हमको P यूनियन Q और P इंटरसेक्शन Q निकाल के उनका क्रॉस करना है। कैसे करेंगे देखिए, P यूनियन Q का वैल्यू आ जाएगा 1 0 1 2, ऑल एलिमेंट्स इसमें आएंगे, और जब आप P और Q का इंटरसेक्शन करेंगे तो केवल कॉमन एलिमेंट्स यानी 1 2 आएंगे। अब आपको अगली लाइन में P यूनियन Q और P इंटरसेक्शन Q निकाल के इनका क्रॉस प्रोडक्ट बना। ये भी ध्यान रखें क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर होता है तो पहले किसका नाम लिया गया, तो हम सवाल में देख पा रहे हैं यूनियन पहले है, इंटरसेक्शन बाद। तो यानी क्वेश्चन अब बन जाएगा 0 1 2 पहले है क्योंकि यूनियन पहले है, और इसके साथ क्रॉस करना है P इंटरसेक्शन Q यानी 1 2 बाद में है। अब हम जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें सभी पेयर्स लेने होंगे। तो फर्स्ट सेट का 0 सेकंड के 1 के साथ, 0 2 के साथ, 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, 2 1 के साथ और 2 2, इतने पेयर यहाँ पर आपको मिल। तो ये जो आउटकम मैंने लिखा है ये है P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट। टोटल एलिमेंट की संख्या 3 × 2 यानी 6 होनी चाहिए, आपके सामने 6 है। तो इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते रहिए, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे टिक नहीं है, मैं उसी नंबर पे बात करूंगा जो नंबर यहाँ पर मैंने टिक किए हैं, क्योंकि वो सर्च किए हुए क्वेश्चन हैं जिन पर डिस्कस करके एक अच्छी ब्रीफिंग ली जा सकती है पूरे चैप्टर। थर्ड आप सेकंड की तरह कर लें। फोर्थ क्वेश्चन का एक पार्ट हम करेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस फाइंड A एंड B। फर्स्ट आप करिए, सेकंड मैं करता हूं। A/4 A-2 क्या है फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जरा देखें। A/2 और 3A-B कुछ ऐसा लिखा हुआ है। A/4 एंड A-2B, सॉरी A/4 और A-2B, इन दो एलिमेंट का एक पेयर दिया हुआ है। A/4 A-2B और 0 और 6 प्लस B, और इसको इक्वल दिया है 0 एंड 6 प्लस। ध्यान दें क्वेश्चन क्या है। फोर्थ का सेकंड पार्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस 1 एंड 2 फाइंड A एंड B। एलिमेंट है A/4 A-2B और सेकंड है 0 एंड 6 प्लस। तो क्या करना पड़ेगा समझे, हम जानते हैं कि पेयर ऑर्डर्ड होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पेयर बनता है वो ऑर्डर्ड होता है। तो यहाँ पर केवल पहले एलिमेंट को पहले से ही और दूसरे एलिमेंट को दूसरे से ही कंपेयर किया जा सकता। अब पहले कंपेरिजन से A का वैल्यू 0 आ जाएगा। A को 0 रखने पर 3B बराबर आ जाएगा 6 और 3B बराबर -6 आएगा। ध्यान से देखें, A का वैल्यू 0 रखने पर -2B B से मिलकर 3B बनेगा, 6 वहां जाके -6, सो B का वैल्यू आ जाएगा -2। तो A का वैल्यू 0 आ जाएगा, B का वैल्यू -2। इस तरह से हम फोर्थ का सेकंड पार्ट सॉल्व। थीम क्या है, बस पहले एलिमेंट को पहले से कंपेयर कीजिए, दूसरे एलिमेंट को दूसरे। चलिए आगे बढ़िए। फिफ्थ आप ट्राई करिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन स्क्रीन पर मैं ला रहा हूं, एक बार पहले इसको पढ़ लें फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आइए। गिवन आर, ये है क्वेश्चन, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, आप इसे ध्यान से देख लें। गिवन आर कंटेन्स ऑल द पेयर्स XY वेयर XY आर होल नंबर। लिखा है XY बिलोंग्स टू W
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 वो कंडीशन है जिसको आपका पेयर सेटिस्फाई करेगा। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। आपको इस रिलेशन का डोमेन और रेंज, यहाँ आप जानते हैं कि डोमेन की बात जब की जाती है तो उन एलिमेंट को ही पिक करना होता है जो प्री इमेज के रूप में काम, और रेंज आप जानते हैं इमेजेस का कलेक्शन होता है। तो आपको एक ऐसा रिलेशन दिया है जिसमें वो पेयर हैं जो एक्स वाई हैं और जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 को सेटिस्फाई करते हैं। ऊपर से ये भी लिखा है कि एक्स वाई को होल नंबर होना चाहिए। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, आपका जो सेट है आर, आपका जो रिलेशन दिया है आर, उसमें एक्स वाई के पेयर काम कर रहे हैं। ये दिया हुआ है कि एक्स एंड वाई होल नंबर्स हैं, और ये भी साथ में बताया है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को जोड़ के 25 आना चाहिए। इतनी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 6। तो अब ध्यान दें, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है और केवल होल नंबर लगाना ही अलाउड है, तो मिनिमम वैल्यू जो एक्स की जगह पर लगाई जा सकती है वो 0 होगी। अब अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये इक्वेशन में एक्स को 0 रखते ही वाई स्क्वायर 25 आ जाएगा और वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान दें, 5 और -5 दोनों आई है, लेकिन ये बोला है कि केवल होल नंबर पिक करने हैं, तो -5 नहीं पिक करूंगा, मैं केवल 5 पिक करूंगा। तो एक पेयर बन गया 0,5। दूसरे पेयर पे आइए, अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। 1 स्क्वायर इज 1, सो वाई स्क्वायर इज 24। एक कम कर दिया और y आ जाएगा √24। लेकिन आप जानते हैं √24 इज नॉट अ होल नंबर, सो x की जगह 1 पुट करने पर y होल नंबर नहीं आने से 1, √24 एक आउटकम नहीं माना जाएगा। ऐसे ही अगर मैं x की जगह 2 पिक करूं तो आप समझ सकते हैं x को 2 पुट करने पर 4 जब 25 से माइनस होगा तो 21 आएगा, और y √21 वो भी एक होल नंबर नहीं है। सो 2 पुट करने से कोई फायदा नहीं है, मैं सीधे 3 पुट कर रहा हूँ। 3 पुट करना जरूरी है क्योंकि ये पेयर बहुत कॉमन है, हम जानते हैं। असल में जो लोगों ने पाइथागोरस पे खूब क्वेश्चंस किए उनको पता है कि 3 का पेयर बहुत बढ़िया पेयर है 25 के लिए। x को 3 पिक करने पर ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, और सॉल्व करने पर वाई स्क्वायर 16 आएगा। 9 को 25 से माइनस कर दीजिएगा और y का वैल्यू 4 आ जाएगा, यानी एक पेयर आपको फिर मिल गया 3,4। जब x को 3 पिक करेंगे तो y 4 होगा, और क्योंकि ये इक्वेशन सिमेट्रिक है, आप देख पा रहे हैं इसमें x और y अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर मैं x स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह x स्क्वायर रख दूं तो भी ये इक्वेशन ऐसी ही रहेगी। इसका मतलब एलिमेंट भी अपनी जो पोजीशन है एक्सचेंज कर सकते। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर 3,4 आउटकम है तो 4,3 को आउटकम बोलने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 है तो ये एक्स और वाई अपनी पोजीशन चेंज कर सकते। तो 4,3 भी आंसर होगा। इसके बाद बात आती है 4,3 के बाद 5,0, वो तो पक्का ही होगा क्योंकि आप देख पा रहे हैं 0,5 भी एक आउटकम। तो कोई भी आउटकम अपने रेसिप्रोकल को भी आउटकम बनाएगा, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये इक्वेशन एक्स और वाई में सिमेट्रिक है। जो इक्वेशन भी एक्स और वाई में सिमेट्री से लिखी जाएगी उसमें पेयर का रेसिप्रोकल पेयर भी काम आएगा। जैसे x इंटू वाई बराबर 10, x इंटू वाई बराबर 10 अगर लिखा है तो x को 2 रखने पर y 5 आएगा और x को 5 रखने पर y 2। तो सिमेट्रिक इक्वेशंस में रेसिप्रोकल आउटकम भी कंसीडर्ड हो। तो अब यहाँ पर कुल मिला के जो आउटकम आए हैं उनको एक बार देखें। एक आउटकम है 0,5, एक 3,4, एक 4,3 और एक 5,0। तो ये 4 आउटकम मैं यहाँ पर एक साथ लिख देता हूँ, 3,4, 4,3 और 5,0। मैंने औरों को भी कोशिश की थी लाने की लेकिन वो नहीं आ पाए। होल नंबर की बात थी इसलिए मैंने 0 का मौका दिया, 0, 1, 0 का मौका दिया। 1 और 2 अपनी पोजीशन नहीं ले पाए। 3 ने काम किया, 4 ने काम किया और 5 ने काम किया। इसके बाद जैसे ही हम 6 लगाएंगे तो आप जानते हैं अनसर्टेन आंसर्स आने लगेंगे। 6 का स्क्वायर 36 होता है और वाई स्क्वायर नेगेटिव आने लगे, जिससे कभी आंसर नहीं बल्कि इमेजिनरी आंसर। सो कई बार बच्चा सोचता है सर 5 पे रुक क्यों गए? इसलिए रुक गया क्योंकि 5 के आगे लगाना बेवकूफी होगी। अगर x को 6 लगा देंगे तो y स्क्वायर -11 है, और आप समझ सकते हैं 7, 8 लगाने पर और भी ज्यादा नेगेटिव। तो ये 4 आंसर आए हैं। अब क्वेश्चन था डोमेन और रेंज बताइए। तो जो इनके प्री इमेज एलिमेंट है उनको मिला के डोमेन में बना देता हूँ 0, 3, 4 और 5, और जो इमेज के रूप में सेकेंड एलिमेंट यूज हो रहे हैं उनको यूज करके रेंज होगी 5, 4, 3 और सो डोमेन और रेंज सेट कुछ इस तरह के। ये आपका डोमेन और ये है आपका रेंज। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन कंप्लीट। 7, 8, 9 आप ट्राई करेंगे। 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट टिक किया है। इज द गिवन रिलेशन ऑफ फंक्शन। एक रिलेशन दिया है, आपको जज करना है कि ये फंक्शन है और गिव रीजन फॉर इट। आपको कारण सहित ये बात बतानी है कि आप इसको फंक्शन मानेंगे। अगर मानेंगे तो क्यों मानेंगे, नहीं मानेंगे तो क्यों नहीं। 10th का फर्स्ट पार्ट मैंने टिक किया है। एक बार पहले इस पर डिस्कस करते हैं। 10th का फर्स्ट पार्ट जो दिया है टर्म, पहले उसको देख लें। सवाल आपके सामने ये है, ध्यान से इसको पढ़ लें। h का वैल्यू 4639, आपका जो रिलेशन है उसको h बोला है, और इसमें आपने रखा है 46 का पेयर, 39 का पेयर। फंक्शन को डिफाइन करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप पेयर बना के लिखें। तो यहाँ पर 4639 -11 6 और 311, -11 6 और 311, ये 4 एलिमेंट आपने
डिफाइन किए हैं एक रिलेशन। अभी आप इस एच को एक रिलेशन समझे, ये फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा यही एग्जामिन करना है। इज द गिवन रिलेशन ऑफ फंक्शन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एच है 4 6 3 9 -11 6 और 3। अब ध्यान से देखें, अगर मैं इसको मैपिंग से शो करूं, एक चित्र बना के इसका मैपिंग शो करूं, तो कैसा चित्र बनेगा एक बार उस पे आइए। जो फर्स्ट एलिमेंट है जिनको हम प्री इमेज बोलते हैं वो है 4 3 -11 और 3 दोबारा है तो मैं एक ही बार 3 लिखता हूं। आप जानते हैं एक एलिमेंट को दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। और जो दूसरे एलिमेंट है इमेज के रूप में वो है 6 9 अगेन 6 एंड 11। यहाँ भी 3 एलिमेंट है। अब अगर मैं जो पेयर्स दिए हैं उनकी मैचिंग कराऊं, मैपिंग बनाऊं, तो क्या बनेगा? देखिए 4 का रिलेशन 6 के साथ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अच्छी बात है। 3 का रिलेशन 9 के साथ, ये भी बहुत बढ़िया है। -11 का रिलेशन 6 के साथ, इससे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये बात मैं पढ़ा चुका हूं कि दो एलिमेंट अगर एक इमेज बनाए तो इससे फंक्शन होने में कोई प्रॉब्लम। अब आप देख पा रहे हैं कि डोमेन के सभी एलिमेंट ने इमेज बना ली है, कोडोमेन में एक एलिमेंट बचा है, कोई दिक्कत। और एक लास्ट पेयर है 3,11, इसको भी बना लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दें, जैसे ही मैंने 3,11 को बनाया तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। एक एलिमेंट है 3 और यहाँ पर दो दो इमेज बना रहा है 9 और 11। और हम जानते हैं फंक्शन की डेफिनेशन ही है कि फंक्शन वो रिलेशन है जिसमें हर एलिमेंट एक इमेज बनाता है और केवल एक इमेज बनाता है। ये बात हमेशा याद रखेंगे, हर स्टूडेंट को याद रखना पड़ेगा कि फंक्शन वो रिलेशन है जिसमें हर एलिमेंट एक इमेज बनाता है और केवल एक ही इमेज बना। अगर एक एलिमेंट दो इमेज बनाता है तो फिर वो फंक्शन नहीं है। तो इस लास्ट एलिमेंट के पेयर के कारण अब मैं इसे फंक्शन नहीं कहूंगा। तो नॉट अ फंक्शन, इसको फंक्शन नहीं माना जा सकता। अगर ये लास्ट एलिमेंट आप इससे हटा देते हैं, आप इसे गायब कर देते हैं 3,11 को, केवल 3 एलिमेंट रखते, तो मैं इसे फंक्शन मानता। ये एक फंक्शन क्या है, ठीक है ना। चलिए और कोई पार्ट टिक है तो उसको देखते हैं। 10th का फर्स्ट मैंने किया, सेकंड आप करेंगे, थर्ड मैंने टिक किया, थर्ड भी देख लेते हैं। 10th का थर्ड पार्ट क्या है, गौर करें। G इज अ रिलेशन कंटेनिंग n एंड 1 by n। अब देखिए G एक रिलेशन है जिसमें जो पेयर के रूप में लिया जा रहा है वो n और 1 by n, और एवरी n बिलोंग्स टू n। क्या है मैं देख लेता हूं। G इज अ रिलेशन विच कंटेन्स पेयर n एंड 1 by n। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, n इज पॉजिटिव इंटीजर, I प्लस लगा देता हूं। वैसे Z सिंबल लगाते हैं इंटीजर के लिए, तो मैं यहाँ पर Z के ऊपर एक प्लस लगा देता हूं, मींस पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर बोलने का मतलब समझें, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है जिसमें केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश को मौका। 3 प्रकार से बोला जा सकता है। पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूड्स 1 2 3 एंड डैश डैश। नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूड्स -1 -2 -3 एंड डैश डैश, और 0 इज द मिडिल इंटीजर। जब हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं तो उसमें 0 और नेगेटिव को मौका नहीं मिलता। ठीक ऐसे ही जब हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं तो उसमें 0 और पॉजिटिव को मौका नहीं। अगर आप कभी पॉजिटिव इंटीजर के साथ 0 को भी मौका देना चाहें तो आपका जो वर्ड होगा वो होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इस बात पे थोड़ा चर्चा करेंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जब आप बोलते हैं तो इसका मतलब होता है आपने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को मौका दिया और साथ में आप 0 को भी लेना चाहते। इट इंक्लूड्स 0 1 2 3 एंड डैश। लेकिन अगर आप नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलने के बजाय बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसमें 0 नहीं इंक्लूड, इसमें केवल 1 2 3 एंड डैश डैश। और ठीक ऐसी लैंग्वेज होती है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या मतलब है इसका समझें। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, एक सेकेंड रुकिएगा, इसको मैं ठीक कर दूं। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 0 -1 -2 एंड डैश डैश डैश। और अगर आप बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स तो मीनिंग इसका भी ऑलमोस्ट वैसा ही होता, लेकिन एक एलिमेंट को मौका नहीं मिल पाता और वो एलिमेंट है। तो निगेटिव इंटीजर्स बोलने और नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोलने में भी अंतर होता है। इस अंतर को आप हमेशा याद। तो नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव, ये अलग अलग से, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला पढ़ लेते हैं। G इज अ रिलेशन मैपिंग which maps n to 1 by n, n is a positive integer, it means 0 और सारे नेगेटिव को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं n की जगह कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 लगाऊं तो मैं जानता हूं कि 1 by n की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आए। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये नहीं कहा गया है, यहाँ पर ये तो बोला गया कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया कि 1 by n क्या हो। कुछ भी आ सकता है, वो रियल नंबर भी आ सकता है। तो चूंकि हम देख पा रहे हैं कि हर एक इंटीजर का अपना एक यूनिक रेसिप्रोकल होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि एवरी इंटीजर एवरी पॉजिटिव इंटीजर लिखता हूं, नहीं तो फिर लोग कहेंगे 0 का तो रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं उठनी चाहिए। एवरी पॉजिटिव इंटीजर हैज इट्स यूनिक रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल, है ना, यानी हर एक इंटीजर का अपना यूनिक रेसिप्रोकल। दो इंटीजर का रेसिप्रोकल एक कभी नहीं हो सकता, और ना ही एक इंटीजर के दो रेसिप्रोकल हो सकते हैं। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि ये जो लिखा हुआ है टर्म, ये फंक्शन कहलाने के। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 2 का रेसिप्रोकल निकालूं, वो भी x आ जाए, और फिर मैंने 2 का रेसिप्रोकल निकाला y भी आ जाए। कल को 2 ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे दो रेसिप्रोकल हैं। 2 का रेसिप्रोकल बिल्कुल यूनिक है, दैट इज 1 बाइट, है ना। इसका मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कभी आपको कंफ्यूजन के लिए बोल दिया गया कि 2 के 2 रेसिप्रोकल हैं, 2 के एक रेसिप्रोकल का नाम x है और दूसरे रेसिप्रोकल का नाम हाफ, ठीक है। अब अगर आप इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि 2 का एक ही रेसिप्रोकल होता है, तो इस चित्र के आधार पर आपका नतीजा होना चाहिए कि x इज इक्वल टू, है ना। तो अगर एक फंक्शन का रेसिप्रोकल यूनिक होता है तो इसका यही मतलब होता है कि अगर कल को कोई ये कह दे मेरे सामने कि 2 के 2 रेसिप्रोकल के नाम है x और हाफ, और मैं ये जानता हूं कि किसी भी इंटीजर का एक ही रेसिप्रोकल होता है, तो मैं 1 मिनट में ये मतलब इंस्टेंट ही ये स्टेटमेंट जारी करूंगा कि दैट x इज नथिंग बट, ये x खुद हाफ है ना। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन रही, एक ही बन। तो यही इस सवाल में पूछा गया है कि क्या इस नियम के आधार पर आप एक रिलेशन को फंक्शन बोल सकते हैं। तो मेरा जवाब है यस, ये एक फंक्शन, इट इज फंक्शन, क्योंकि हर एलिमेंट का एक यूनिक रेसिप्रोकल होता है और एक एलिमेंट के दो रेसिप्रोकल नहीं हो, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक रिलेशन, ये रिलेशन एक फंक्शन। चलिए, तो 10th का फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, सेकंड फोर्थ फिफ्थ आप करिएगा, 11 आप ट्राई कीजिए। 12 के एक पार्ट में मैंने टिक किया है, 2 पार्ट हैं शायद इसीलिए एक में टिक किया है, एक आप लोग ट्राई कीजिए कि मैं करता हूँ। 12th के दूसरे पार्ट में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक बार क्वेश्चन देख लें पहले, इस क्वेश्चन की बात चल रही है, इसको पढ़ लें ठीक से। फॉर एफ एंड जी बी रियल फंक्शंस डिफाइंड बाय fx 2x + 1 एंड gx 4x - 7। fx का वैल्यू 2x + 1 है, gx का वैल्यू 4x - 7 है। ध्यान दीजिएगा, fx है 2x + 1, fx है 2x + 1 और gx है 4x - 7। ये दो फंक्शन दिए हैं। लेट f and g be two real functions defined by fx = 2x + 1 and gx = 4x - 7. For what real number x fx is less than gx? For what real number fx is less than gx? इस इनइक्वालिटी के साथ सवाल को जोड़ एक बार और देख ले। एक क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ा है जिसमें fx gx को इक्वल किया जाना है, तो वो आप लोग ट्राई करें, मैं इसको करता हूं। लेट f and g be real functions defined by fx = 2x + 1 and gx = 4x - 7 for what real numbers x fx is less than gx? आपको बताना है कि ऐसी x की कौन सी वैल्यू होंगी जिसके लिए fx gx से छोटा हो। कुछ नहीं करना है आपको, fx की वैल्यू और gx की वैल्यू पुट कर दीजिए और सिंपली इसको सॉल्व कीजिए। ये इनइक्वालिटी आ गई है 4 is less than x, यानी हर वैल्यू जो 4 से ग्रेटर है x की वो एक्सेप्टेबल है। तो आंसर आ गया 4 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे भी ओपन इंटरवल, 4 पे भी ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। अगर इधर इक्वल का साइन होता तो हमारे आंसर में भी इक्वल का साइन, बट यहाँ से मैं इक्वल हटा रहा हूँ तो यहाँ, तो आंसर आ गया 4 टू इन्फिनिटी ऑल वैल्यूज ऑफ x आर x, ठीक है ना। तो ये था हमारा 12 का सेकंड पार्ट। अब 13, 14, 15 आपके लिए छोड़ता हूँ, इतने आप ट्राई करें। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आइए। 16 क्वेश्चन नंबर 16 एक बार स्क्रीन दिखाता हूँ, आप पहले पढ़ लें क्वेश्चन को। ये है 16 क्वेश्चन आपका। एक रिलेशन दिया है, अच्छा आगे लिखा है फंक्शन है, सॉरी रिलेशन नहीं फंक्शन है। इज नहीं पूछा है, सॉरी मैं गलत बोल गया। इज लिखा है यानी क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। इज g11 2 3 3 5 एंड 4 7 अ फंक्शन? पूछता है कि क्या ये फंक्शन है। तो पहले मैं इसको नोट करता हूँ। 1 1 2 3 3 1 1 क्या क्या एलिमेंट है, 1 1 2 3 3 5 4 7 1 2 3 3 5 एंड 4 7 ये एलिमेंट दिए हैं आपको, और जी नाम से आपने इन 4 एलिमेंट के सिस्टम को डिफाइन किया है। क्वेश्चन ध्यान दें, क्वेश्चन क्या है पढ़ें पहले, एक बार देख लें अच्छे से, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जी एक रिलेशन के रूप में आपके सामने रखा गया है जिसमें 1 1 है, 2 3 है, 3 5 है और 4 7 है। आपसे पूछता है कि क्या ये जी फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, जबकि ये रिलेशन तो है। आपको पता है रिलेशन कोई भी हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट रिलेशन है, ये फंक्शन है या नहीं है, क्या आप इसे फंक्शन कह पाएंगे, ये पूछता है। तो एक बार ध्यान से देखें, 1 का रिलेशन 1 से दिखा रहा है, 2 का 3 से, 3 का 5 से, 4 का 7 से। जितने एलिमेंट शो किए हैं उसमें 1 2 3 4 प्री इमेज है, और हम देख पा रहे हैं हर किसी को इमेज मिली है। 1 को 1 मिला है, 2 को 3, 3 को 5 और 4 को 7। इसके अलावा किसी भी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं पाई जा रही, हर एलिमेंट की इमेज यूनिक। ये सब बातें इस ओर इशारा करती हैं कि हाँ मैं इसे फंक्शन कह सकता। सो मैं इसे फंक्शन मानूंगा क्योंकि ये फंक्शन होने की दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है। डोमेन के हर एलिमेंट को रिस्पेक्ट मिल रही है और एक एलिमेंट 2 इमेज नहीं।
तो चलिए ये फंक्शन तो पक्का है। अब आगे सवाल क्या पूछता है उसको सुने। आगे पूछता है कि इज दिस अ फंक्शन, जस्टिफाई योर आंसर इफ दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय ए रिलेशन gx बराबर अल्फा x प्लस बीटा, देन व्हाट वैल्यू शुड बी असाइन टू अल्फा एंड बीटा। अब कहता है अगर gx अल्फा x प्लस बीटा हो जाए, अगर gx को कह दिया जाए अल्फा x प्लस बीटा, तो ऐसा कहने पर अल्फा और बीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होंगी। देखिए इस तरह का सवाल जब भी पूछा जाता है तो जो फंक्शन के साथ एसोसिएटेड वैल्यूज के पेयर दिए जाते हैं उन्हें सोच। अब यहाँ पर जो पेयर दिए हैं देखिए 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का 3 से है, 3 का 5 से है और 4 का 7 से। अगर आप ध्यान से देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे आपकी नजर पड़नी चाहिए। जो इमेजेस का रोल प्ले कर रहे हैं, आप गौर कर रहे हैं ना कि उसमें 2-2 का गैप है। यानी जब आप इनपुट को, प्री इमेज को 1 2 3 4 ले रहे हैं तो आउटपुट के रूप में जो इमेज आ रही है उनमें 2-2 का गैप। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी चल रहा है वो सिस्टमेटिक चल रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये चारों नंबर आर्बिट्रेरी लिखे हो, 1 1 2 9 3 6 और 4 -22 ऐसे उठपटांग लिखे होते, तब आप किसी भी अल्फा एक्स प्लस बीटा से इसको कनेक्ट नहीं कर। लेकिन जिस तरह से इसमें एक पूरा सिस्टम दिखाई दे रहा है, देखिए सिस्टम 1 2 3 4 जितने भी एलिमेंट है सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ रहे हैं। और इमेजेस को देखिए 1 3 5 7 ऑर्डर मेंटेन। इसका मतलब ऐसे किसी रिलेशन से इसको बांधा जा सकता। अब बांधेंगे कैसे वो मैं भी बताता हूं। अब देखिए करेंगे क्या, ये चार जो एलिमेंट दिए हैं इनमें सबसे पहला एलिमेंट जो कि 1 1 है, उससे मैं इस x को सेटिस्फाई करा के इस इक्वेशन की वैल्यू निकालता हूं। क्या बनेगा देखिए, x की जगह 1 रखने पर, 1 क्यों रखा जा रहा है x की जगह, क्योंकि प्री इमेज 1 और इमेज भी 1 आ रही है। इसका मतलब ऐसे पढ़ें 1,1 g को बिलोंग कर रहा है। 1,1 इसको मैं अलग से लिख देता हूं, 1,1 बिलोंग्स टू g, इट मींस g1 इज 1। जब हम कहते हैं कि 1,1 जो पेयर है वो g को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप इनपुट में 1 रखेंगे तो आउटपुट में 1 आएगा g की मदद से। सो इट कैन बी रिटन एज g1 बराबर 1। g1 को मैं जब चाहूं 1 लिख सकता। तो अब अगर मैं 1 1 से सेटिस्फाई कराऊं अपनी इस इक्वेशन नंबर 1 को, तो क्या बनेगा देखें, gx g1 बराबर अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, और g1 का वैल्यू मैं 1 लिख सकता हूं, तो 1 बराबर आ गया अल्फा प्लस बीटा। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं दूसरे पेयर 2,3 से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराऊं, ये पहली इक्वेशन को, इस इक्वेशन का नाम मैं ए रख लेता हूं। तो ए इक्वेशन को अगर मैं दूसरे पेयर से सेटिस्फाई कराऊं तो क्या बनेगा देखिए, g2 इक्वल टू अल्फा इंटू 2 प्लस बीटा, और g2 का वैल्यू हमको 3 लगाना है। यहाँ पर देख लीजिए 2 ऑब्जेक्ट की इमेज 3 पे बन रही है, तो g2 को 3 लगाने पर ये बन जाएगा 3 इक्वल टू 2 अल्फा प्लस, यानी केवल 2 एलिमेंट का इस्तेमाल करके मुझे 2 इक्वेशन मिल गई। अब बाकी 2 एलिमेंट बाद की बात है, लेकिन इन दोनों की मदद से अल्फा बीटा मैं निकाल पाऊंगा। अब मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, माइनस करना बेस्ट रहेगा। तो -2 बराबर आ गया माइनस अल्फा, बीटा कैंसिल हो जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। अल्फा का वैल्यू 2 आ। अब इस अल्फा की वैल्यू को वापस इसी इक्वेशन में रख दीजिए, तो अल्फा को 2 रखते ही आ जाएगा 1 इक्वल टू 2 प्लस बीटा, और बीटा का वैल्यू मिल जाएगा -1। अल्फा 2 है, बीटा -1 है। आइए इन वैल्यूज को इक्वेशन ए में रख देते हैं। तो ये जो ए इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, आगे देखें, ये बन जाएगी gx इक्वल टू 2x माइनस, यानी इस फंक्शन के बारे में पूरी जानकारी जमा हो चुकी है। ये 2x -1 है। अब जो रिलेशन राइटर ने डिफाइन किया था वो मुझे पता लग गया, अल्फा बीटा की वैल्यू भी पता लग गई। बस एक काम बाकी है, बाकी जो 2 पेयर लिखे एक बार मैं चेक करना चाहूंगा। तो एक बार x की जगह 3 रख के चेक कीजिए कि इसका वैल्यू 5 आता है कि नहीं। तो देखिए 3 2 जा 6 में से 1 कम किया, 5 आ गया, बधाई हो। और जब 4 रखूंगा x की जगह तो ये आएगा 4 2 जा 8 -1 7। यानी ये 2 बाकी एलिमेंट जिनकी हमने हेल्प नहीं ली थी अल्फा बीटा निकालने में, वो भी इस फंक्शन पे लाई करते हैं, इसको सेटिस्फाई कर। सो ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन की वैल्यू कुछ इस तरह से दी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 कंप्लीट करने के बाद 17 क्वेश्चन में आते हैं। 17 में फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। आपको डोमेन निकालना है। एक एग्जांपल इसमें से मैं उठाता हूं, बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट में उठा रहा हूं, डोमेन निकालना है, पढ़ लें एक बार। फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय fx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस x मॉड। देख लीजिए अब सवाल क्या है, fx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस x मॉड। कल डोमेन और रेंज निकालने पिछली क्लासेस में बहुत सिखाया है, तो डायरेक्ट यूज करूंगा रूल्स को, आप ध्यान दीजिएगा। 17 का सेकंड क्वेश्चन, fx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस x मॉड। क्या करना पड़ेगा देखिए, अगर मैं x की जगह 0 लगाता हूं, डायरेक्ट सोचना शुरू करिए। अगर मैं x की जगह 0 लगाता हूं तो ये अनडिफाइंड, सो 0 इज अनएक्सेप्टेबल एलिमेंट इन डोमेन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे गौर करिए, ये जो x प्लस x मॉड टर्म लिखा हुआ है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर आप x की जगह लगाएंगे तो ये बड़ा खराब आउटकम देगी। कैसे, जैसे अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू मैं लगाऊं, जैसे मैंने x की जगह लगाया -3, तो ये जो पहला वैल्यू है ये तो -3 बन जाएगा, लेकिन दूसरा -3 के मॉड से बाहर निकल के 3 बन जाएगा, और हमेशा इनको ऐड करके 0 ही आए। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू आप अगर लगाएंगे x की जगह पे, तो एक वैल्यू नेगेटिव रह जाएगी और एक पॉजिटिव हो जाएगी, और उनका सम हमेशा। तो क्या नतीजा निकला कि
कि x लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, x को 0 भी नहीं होना चाहिए। और रही बात पॉजिटिव नंबर की, तो मेरे बच्चों अगर पॉजिटिव नंबर आप लगाओगे तो फिर मॉड की जरूरत ही क्या है। तब पॉजिटिव नंबर लगाने के लिए मैं इस मॉड को हटा देता हूं और अब ये सवाल बन गया 1/√। तो क्लियर हो जाता कि सारे पॉजिटिव नंबर एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन 0 और नेगेटिव नंबर इस सवाल को खराब कर देंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो अब एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये फंक्शन fx बराबर √x प्लस मॉड x ऊपर होता न्यूमरेटर पर, तो मैं किसी पे रोक नहीं लगाता, फिर तो मैं 0 को भी सम्मान देता और नेगेटिव नंबरों को भी रिस्पेक्ट देता। इस सवाल से उन नंबरों को इसलिए हटाना पड़ा है क्योंकि ये डिनोमिनेटर। तो डोमेन के रूप में मैं क्या लिखूंगा, गौर करें, डोमेन होगा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर्स में आप जो लिखना चाहें लिख, ठीक है ना। तो ये 17 का सेकंड पार्ट हो गया। आगे बढ़िए 18 क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। अब रेंज निकालने वाला एक सवाल उठा लेते हैं। 18 का फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए सवाल, fx = 3/2 - x²। fx = 3/2 - x²। इसको देखते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय fx = 3/2 - x²। पहला पार्ट है 18th क्वेश्चन का। कैसे करेंगे गौर, आपको पता लगाना है कि क्या क्या आ सकता है। डोमेन में आप पता लगाते हैं कि क्या क्या रख सकते हैं, रेंज में आप पता लगाते हैं कि क्या क्या आ सकता है। एक बात पे यहाँ गौर करिए, अगर डोमेन पूछा होता तो आप इसमें x की जगह √2 छोड़ के कुछ भी लगा सकते हैं। ये बात गौर करिए आप, अगर आप x की वैल्यू ±√2 लगाएंगे तो स्क्वायर करके वो 2 हो जाएगी और 2 - 2 0। 2 - 2 0 यानी डिनोमिनेटर पे 0 तो अनडिफाइंड। तो अगर इस सवाल का डोमेन पूछा गया होता, पूछा तो रेंज है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर डोमेन पूछा होता तो सारे रियल नंबर्स में मैं केवल 2 और √2 और -√2 को रिजेक्ट, √2 और -√2 छोड़ के कुछ भी आप इसमें लगाते, ये फंक्शन आउटकम देता। लेकिन इस सवाल में डोमेन नहीं पूछा है, रेंज पूछी। तो रेंज के लिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, गौर करिए। रिवर्स टेक्निक जो समझाई थी, एक्स वाई को एक्सचेंज करके, वो लगाता हूं। fx को y लिख देने पर ये बन जाएगा y = 3/2 - x² और सॉल्व करके 2 - x² बराबर आ जाएगा 3/y और फिर x² को राइट भेज के 3/y को लेफ्ट भेज देंगे और तब ये बन जाएगा 2y - 3 अब देखिए फाइनल जो लाइन निकल चुकी है, x² का वैल्यू आ गया है 2y - 3/y। यहां से डिस्कस करना शुरू कीजिए। x² का वैल्यू कुछ इस तरह का, ये याद रखिएगा, ये x का वैल्यू नहीं है, x² का वैल्यू। अगर इसके बाद कोई x का वैल्यू लिखना चाहे तो उसको समझना चाहिए कि एक अंडर के अंदर जाएगी, √2y - 3/y और बाहर से जो प्लस माइनस लगेगा उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो तो प्लस में हो चाहे माइनस में, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस √2y - 3/y। आपको ये पता करना है कि y की जगह क्या वैल्यू होगी जो इस सवाल को खराब कर देगी। तो क्लियरली समझें, अगर मैं y की जगह 0 लगा देता हूं तो डिनोमिनेटर में 0 आने से x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 0 पर तो मैं सबसे पहले रोक लगा देता हूं। आप समझ सकते हैं, 0 तो नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात, अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान दें कि हम अंडर के अंदर लिखी हुई इस वैल्यू को नेगेटिव भी नहीं लाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि ये वैल्यू पॉजिटिव आए, ये नेगेटिव नहीं है। तो गौर करें, अगर मैं y की जगह, एक बार रुकिए जरा सा, हाँ, अगर मैं y की जगह 3/2 से बड़ी वैल्यू लगा, अगर मैं y की जगह 3/2 से ग्रेटर वैल्यू लगाता हूं तब तो ठीक। अगर y की जगह 3/2 से ग्रेटर वैल्यू लगेगी तो 3/2 से बड़ी वैल्यू रखने पर न्यूमरेटर पॉजिटिव आ जाएगा और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। तो 3/2 से बड़ी सभी वैल्यूज का स्वागत है। मैं लिखता जाता हूं, y शुड बी मोर देन 3/2। यहाँ पर गौर कर लीजिए एक बार फिर से, अगर y की वैल्यू आप 3/2 लगाएंगे तो 2 से 2 कट के, इस जगह की बात कर रहा हूं, अगर आप y की जगह 3/2 लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2 × 3/2 - 3 यानी एग्जैक्टली 0। और आप 3/2 से अगर बड़ी वैल्यू लगाएंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये भी पॉजिटिव आ जाएगा और ये भी पॉजिटिव, तो आउटकम आपका एक्सेप्टेबल है। तो 3/2 से ऊपर तो कोई झमेला नहीं है। अगर आप 3/2 से छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं तो आप इसको नेगेटिव बनता हुआ देखेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि 0 से लेकर 3/2 तक की सारी वैल्यू रिजेक्टेड है। 3/2 को हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन 3/2 से छोटी वैल्यू जो 0 से बड़ी होंगी उनको हम रिजेक्ट, 0 को भी रिजेक्ट करेंगे, इसलिए मैं 0 को भी लिख लेता हूँ। y शुड नॉट बी इक्वल टू, यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ समझे, 0 तो आप पहले ही नहीं लगा रहे थे। 3/2 से छोटी वैल्यू भी आप मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आप y की जगह 3/2 से छोटी वैल्यू लगाएंगे इस फंक्शन में, तो बच्चों जैसे आपने y की जगह माना 3/2 से छोटा 1 लगा दिया, तो ये आ जाएगा 2 × 1 - 3 जो कि नेगेटिव हो। और अगर न्यूमरेटर नेगेटिव और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया तो रूट के अंदर आप बुरा, तो 0 से 3/2 तक की वैल्यू रिजेक्टेड। अब बात उठती है नेगेटिव वैल्यूज। तो जब आप y की वैल्यू नेगेटिव कर देंगे, माने 0 से भी नीचे चले जाएंगे, तो आपका डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो जाएगा और आपका न्यूमरेटर भी नेगेटिव। हालांकि इस क्वेश्चन को वे भी करो मेथड से सिंपली किया जा सकता था, बट अभी हम जिस ऑर्डर में पढ़ाई कर रहे हैं उसी में बात करेंगे, क्योंकि अभी मैंने बच्चों को वेवी कर्व और ये सब चीजें नहीं बताई है। ये सब मैं इक्वेशंस पढ़ाते वक्त इनइक्वालिटीज के चैप्टर में बताऊंगा। तो अभी मैं उस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहूंगा, जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है उस पर मैं बात, जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ केवल उस थीम। इसीलिए मैं इस सवाल को अपने अदर टेक्निक से बता रहा हूँ। 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, 0 से 3/2 तक के नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है, 3/2 से ऊपर सब कुछ अच्छा है
और 0 से नीचे निगेटिव नंबर तो जो लगाना है लगा लो, सब अच्छा है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि आप y की जगह अगर नेगेटिव नंबर लगाएंगे तो न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव कट। सो नेगेटिव नंबर में ऑल आर एक्सेप्टेबल, यानी 0 से लेकर -इंफिनिटी जिसको चाहे आप लगा दें। तो इस सवाल का आंसर क्या आया? देखिए इसकी रेंज क्या आ गई। रेंज y की वैल्यूज का कलेक्शन होता है, तो y की वैल्यू के हिसाब से जो रेंज आई है वो है -इंफिनिटी से 0 ऑल आर एक्सेप्टेबल, यूनियन 3/2 से लेकर 3/2 को भी स्वीकार किया गया है जबकि 0 को निरस्त कर दिया है। तो -इंफिनिटी से 0 ओपन इंटरवल, 3/2 टू इंफिनिटी, ठीक है ना। इस तरह से इसका रेंज। तो ये 18 का फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बारे में अपना आइडिया डेवलप करें, ठीक है ना। 18 हो गया। 19 क्वेश्चन आप ट्राई करें। 20 का एक पार्ट हमको सॉल्व करना है। 18 का हमने फर्स्ट किया है, बाकी आप ट्राई करेंगे। 19 मैंने आपके लिए छोड़ा है। 20 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। fx बराबर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस। 20th क्वेश्चन, fx इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस, fx इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, देन सो दैट f माइनस 1 बाय x इक्वल टू -1। आपको शो करना है f माइनस 1 बाय x बराबर -1 अपॉन f। आपको सॉल्व करना है कुछ इस तरह का। f माइनस 1 बाय x को आप -1 बाय fx शो। तो कैसे करेंगे? देखिए सिंपल ही समझिए। अगर fx का वैल्यू इतना दिया है तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि fy का वैल्यू भी y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 होगा। अगर fx है तो fy भी होगा। और अब अगर मैं इस इक्वेशन में y को -1 बाय x से रिप्लेस कर दूं, तो -y को अगर मैं -1 बाय x से रिप्लेस कर दूं तो ये बन जाएगा f माइनस 1 बाय x इक्वल टू -1 बाय x माइनस 1 अपॉन -1 बाय x प्लस। और एलसीएम लेके अगर मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करूं तो ये बनेगा -1 माइनस x अपॉन -1 प्लस x। और अगर सबके साइन काट के इसको सेट कर दूं सही ढंग से तो एक निगेटिव कॉमन आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा x प्लस 1, नीचे बन जाएगा x। ध्यान रहे मैंने ऊपर से एक माइनस कॉमन ले लिया है और बाकी टर्म को लिख। और आप अगर इसको गौर से देखें तो ये वही है जो शुरुआत में था। तो ये क्या नहीं, शुरुआत में जो था उससे थोड़ा रेसिप्रोकल है। देखिए ये माइनस अपॉन प्लस था, ये प्लस अपॉन माइनस है, मैंने उसका रेसिप्रोकल। तो अब अगर मैं fx के इस इनिशियल फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं तो मैं इसको लिख पाऊंगा -1 अपॉन f। फिर से समझ लें, fx का वैल्यू जो है माइनस बाय प्लस है, ये प्लस बाय, तो ये fx नहीं होगा, ये 1x। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं f माइनस 1 बाय x इक्वल टू -1 बाय, ठीक है ना। तो ये 20th क्वेश्चन हो गया हमारा। 20th का सेकंड पार्ट हमने किया। आगे बढ़े, एक आप करिएगा, एक मैंने कर दिया। 21, 22, 23 इसी तरीके के हैं, इन सबको ट्राई करें आप। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आइए, चूज द करेक्ट आंसर्स इन एक्सरसाइज फ्रॉम 24 टू 35। अब 24 से 35 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं। उसमें क्या है 24 देखें, लेट Na इक्वल टू m एंड Nb इक्वल टू n, देन टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A टू B। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है। ये मैंने अपनी थ्योरी में पढ़ाया है डिटेल में, फॉर्मूला मैप में भी इसका आउटकम दिया है, डायरेक्ट समझें। अगर Na m दिया है और NB n दिया है, अगर Na का वैल्यू m दिया है और NB n दिया है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट की संख्या होगी वो होगी mn, और तो रिलेशंस के जो नंबर होंगे, टोटल रिलेशंस की जो काउंटिंग होगी वो हो जाएगी 2 की पावर mn। उसमें से एक कम कर दीजिए क्योंकि नॉन एम्प्टी रिलेशन, आप जानते हैं कि जो नल रिलेशन होता है और जो ओवरऑल टोटल सबसे बड़ा रिलेशन होता है, इन दोनों को ट्रिवियल रिलेशंस के केस में आते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि नॉन एम्प्टी रिलेशंस की बात कही थी राइटर ने, गौर करें, ये शब्द पढ़ें ध्यान से, तो एक रिलेशन लास्ट में कम करेंगे तो आंसर आएगा 2 की पावर mn माइनस। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला जिसको याद है वो डायरेक्ट कर लेगा। आगे बढ़िए, 25, 26 आप करेंगे, 7, 8, 9, ये सब सिंपल से क्वेश्चन, इनको आप ट्राई करें। 31 में आ रहा हूँ, थोड़ा सा 31 क्वेश्चन में एक बात है जो बतानी है। एक पेज यहाँ पर और बढ़ा लेंगे, सॉरी एक पेज यहाँ पर इंक्रीज करना। 31 क्वेश्चन में 24 के बाद 31 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक बार पढ़ ले क्वेश्चन को। द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन गिवन बाय 4 माइनस एक्स बाय एक्स माइनस, fx दिया है 4 माइनस एक्स बाय एक्स माइनस 4। तो जल्दी से एक माइनस कॉमन लेके मैं इसको x माइनस 4 बाय एक्स माइनस 4। ध्यान दीजिए, द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय fx बराबर 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4 इज गिवन। अब ध्यान दीजिए, वैसे तो यहाँ पर क्लियर है कि x माइनस 4 कट के ये -1 आ जाएगा। सो ये क्लियर है कि ये कांस्टेंट फंक्शन है जिसका आंसर हमेशा माइनस, ठीक है ना। तो रेंज तो भैया इसकी -1 हो गई, मैं यहाँ पर नोट ही कर देता हूँ, रेंज आ रही है केवल -1। अब बात अगर डोमेन की करें तो देखिए डोमेन में भी x की जगह कुछ भी रखना परमिसिबल है, क्योंकि भाई आपका जो fx है वो तो -1 है, आप x की जगह 1 रखो तो भी -1, 2 रखो तो भी माइनस। लेकिन जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो फंक्शन इनिशियली दे करके क्वेश्चन पुटअप किया जाता है उस फंक्शन में आपकी वैल्यू को रखा जाता है तो वो उसे सेटिस्फाई करना चाहिए। अब यहाँ पर आप गौर करें, अगर मैं आपके द्वारा दी गई वैल्यू को सबसे इनिशियल फंक्शन पर रखता हूँ, इस वाले, तो इस वाले फंक्शन पे एक वैल्यू 4 ऐसी है जो इसको अनडिफाइंड, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर मैं 4 रख दूं x की जगह तो ये 0/0 यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी।
और हम जानते हैं अनडिटर्मिनेट फॉर्म बनने की स्थिति में डोमेन में उस एलिमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाए। तो जब हम इस सवाल का डोमेन बनाएंगे तो डोमेन बनाते समय सारे रियल नंबर एक्सेप्ट करेंगे 4 के अलावा। इसका आंसर आना चाहिए डोमेन में रियल के अलावा 4 के अलावा सारे रियल नंबर है और रेंज तो इसका -1। इसको आप लोग देख सकते हैं। 32 आपके लिए छोड़ा है मैंने, ट्राई करें। 33, 34, 35 उसी के जैसे हैं। 36 में ये फिल इन द ब्लैंक्स। 36 लेट f एंड g बी टू रियल फंक्शंस गिवन बाय f एंड g, दोनों दिए हैं, मैं वहां नोट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिए हैं गौर करें। 36 है, सॉरी 36 क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। ये है क्वेश्चन आपके सामने। f है 0 1 2 0 3 -1, 0 1 2 0 0 1 2 0 3 -4, ये 3 एलिमेंट हैं और इसके अलावा हैं 4 2 5 4 2 5 1, ये आपके एलिमेंट हैं। इसके रूप में f डिफाइन किया है और g है 1 0 2 2 3 -1, 1 0 2 2 3 -1 और इसके अलावा है 4 4 5 4 4 5, ये आपके g के है। ठीक है ना, कुछ इस तरह से दिया है। मैंने तेजी से सारे प्लेस कर, एक बार अपनी इस नोटबुक में सवाल को ले आते हैं तो देखना आसान रहेगा। लेट f एंड g बी टू रियल फंक्शंस गिवन बाय f इक्वल टू 0 1 2 0 3 -4 4 2 5 1, g is 1 0 2 2 3 -1 4 4 5 3, then the domain of f dot g is given। आपको f और g के प्रोडक्ट का डोमेन बताना है। अब ध्यान दिए, हम जानते हैं f डॉट g, x का मतलब fx डॉट gx हो, यानी आपको fx f की फंक्शनल वैल्यू और g की फंक्शनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करके निकालना है आंसर, है ना। आपको fx और gx की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आउटकम निकालना है। तो एक सिंपल सी बात समझें, आप अगर गौर से देखें तो जो f फंक्शन है वो 0 को 1 पे मैप कर रहा है, लेकिन g फंक्शन प्री इमेज के रूप में 0 को ले ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं f डॉट g नाम का फंक्शन डिफाइन करूंगा तो उसमें 0 को इंक्लूड नहीं करूंगा। तो इस फंक्शन में जब f डॉट g का मैं डोमेन बनाऊंगा तो मैं डोमेन में 0 को मौका नहीं दूंगा। आगे देखते हैं। वैसे एक बात यहाँ पर गौर कर लें कि जो f का डोमेन है वो 0 2 3 4 5 और जो g का डोमेन है वो 1 2 3 4 5। f के डोमेन में 0 है, g के डोमेन में 0 नहीं है। तो जब f डॉट g का डोमेन बनेगा तो 0 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 1 को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि 1 g के पास है लेकिन f के पास नहीं है, 2 दोनों के पास है, 3 दोनों के पास है, 4 दोनों के पास है और 5 दोनों के पास है। तो जो डोमेन प्रोडक्ट के लिए डिफाइन होगा उसमें केवल वही एलिमेंट कंसिडर किए जाएंगे जो f और g दोनों के डोमेन में हो। तो हमें 2 3 4 5 को, ठीक है ना। चलिए 36 क्वेश्चन इस तरह से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 37 तो आप ट्राई करिएगा। 38 इसके बाद ट्रू और फॉल्स के सवाल है। 38 9 40 41 और 42 में टिक है। जल्दी जल्दी एक बार इसको देख लेते हैं, इसको पूरा ही कर देते हैं आज। 41 क्वेश्चन पे एक बार आते हैं। क्या है 41 क्वेश्चन देखिए, बाकी जो छोड़े हैं वो सब आपको ट्राई करने हैं। x - 2 y + 5, x - 2 y + 5 एक एलिमेंट है और इसको इक्वल दिया है किसके, -2 और 1/3। x y की वैल्यू पूछी है क्या, ये दोनों इक्वल ऑर्डर्ड पेयर हैं। x की वैल्यू इतनी और y की वैल्यू इतनी। अच्छा, x की 4 और y की -14/3 दी हुई, -14/3 जो है y की वैल्यू है। अब सवाल समझें जरा सा क्या है। क्वेश्चन बोलता है x - 2 y + 5 एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि इक्वल है -2 1/3 की। अब ये कहता है अगर ये दोनों इक्वल हैं तो x की वैल्यू 4 और y की -14/3 आएगी, है ना। एक मिनट रुकिएगा, कोई बच्चा कुछ, ठीक। चलिए तो x - 2 y + 5 -2 और 1/3 है, ये दोनों इक्वल ऑर्डर्ड पेयर हैं। x का वैल्यू 4 और y -14/3 दिया है। आपसे ये पूछा है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि ये ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे गौर करें, किस तरह से बढ़ाएंगे आगे। कंपेयर कीजिए, प्री इमेज एलिमेंट को प्री इमेज से कंपेयर कीजिए और इमेज को इमेज से कंपेयर। इसको प्री इमेज कहते हैं और इसको इमेज, ठीक है ना। अब कंपेयर करके x का वैल्यू 0 आ गया और y का वैल्यू आ गया 1/3 -5 यानी -14/3। y तो मैच कर गया, x नहीं कर, इसका मतलब हम इसको फॉल्स कहेंगे। स्टेटमेंट तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट क्योंकि मैं हर कैटेगरी का एक एक दो दो उठा रहा हूं तो उस हिसाब से इसको मैंने पोजीशन दी थी। लास्ट क्वेश्चन 42 है, इस पे हम एग्जाम्पल को एंड कर देंगे, यानी कल से अब हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। a क्रॉस b का वैल्यू क्या दिया है, देखें। a क्रॉस b का वैल्यू दिया है ax ay bx by, ax ay bx by, ये 4 एलिमेंट आपके a क्रॉस b में दिए हुए हैं, ठीक है ना। आपसे कहता है कि a ab होगा और b x y होगा और ये भी ट्रू और फॉल्स का ही, ये भी ट्रू और फॉल्स का ही एक पार्ट है। a का वैल्यू a और b एलिमेंट के रूप में बता रहा है और b का वैल्यू बता रहा है x और y के रूप में। तो ध्यान दें, हम जानते हैं कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं तो उसमें आने वाला पहला एलिमेंट डोमेन यानी प्री सेट को डिफाइन। अगर a क्रॉस b लिख करके आपने 4 एलिमेंट यहाँ पर लिखे हैं तो ए के अंदर जो जो पाए जाएंगे वो होंगे प्री इमेजेस, ये जो पहले आ। तो बिल्कुल क्लियर है कि ए के अंदर जिनको आना चाहिए वो ए बी ही होने चाहिए और बी जो बाद में आ रहा है उसमें आएंगे वो एलिमेंट जो इमेज का रोल प्ले कर रहे हैं।
यहाँ पर इमेज का रोल एक्स और वाई प्ले कर रहे हैं, तो बी के अंदर आने चाहिए एक्स और वाई, और क्योंकि इसने भी यही लिखा है ए और बी का वैल्यू, तो इस स्टेटमेंट को ट्रू है, तो हम मानेंगे कि ये ट्रू स्टेट। ठीक है, तो इस तरह से जो सवाल बीच में मैंने छोड़े अब आप इनको ट्राई करें। ये एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज जो कि सिंपल थी सॉल्व की जा चुकी है। कल की क्लास में अब एक नए चैप्टर को शुरू करने का मौका मिलेगा। अगला चैप्टर है 11th का। वैसे 11th में अब नहीं है ये चैप्टर, लेकिन इस पर डिस्कस करेंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ती है। लॉगरिथम हमारा अगला, तो कल से जो चैप्टर की शुरुआत होगी अब वो लॉगरिथम। तो आज के लिए बाय। एनमी एडिट लगातार आंसर दे रहे थे बेटे, फॉल्स ट्रू, बिल्कुल सही, आप सही जवाब दे रहे थे। तो ऐसे ही बच्चे अगर लगातार खुद भी सॉल्व करके पैरेलल करेंगे तो बेनिफिट। ठीक है ना, चलिए तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। बाय।